नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। तो आज दिल्ली सरकार के दो इस्तीफे हुए हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का। क्यों हुए इस्तीफे, विस्तार से चर्चा होगी, आगे बात होगी गुना सांसद केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो लगातार एक दूसरे के साथ शय और बात का खेल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों के और उनके इस्तीफे की। तो बात हम करेंगे दिल्ली सरकार के दो मंत्री। जी हां, दिल्ली सरकार के दो मंत्री जिनके इस्तीफे हो चुके हैं। वो मंत्री कौन है? वो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और दूसरे मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली के मंत्री थे और अब नहीं हैं। तो पहले आपको दिखाता हूं कि सत्येंद्र जैन के पास कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग उनके पास था, उद्योग विभाग उनके पास था, बिजली, गृह, यूडी, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल मंत्रालय, ये महत्वपूर्ण मंत्रालय सत्येंद्र जैन के पास थे, जो चले गए जेल जाने के बाद। और जेल जब गए तो ये सारे के सारे विभाग दे दिए मनीष सिसोदिया को। अब कौन कौन से विभाग? 18 डिपार्टमेंट, 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे, जिसमें शिक्षा, वित्त, योजना, भूमि और भवन, जागरूकता, सेवा श्रम, रोजगार, लोक निर्माण, कला संस्कृति और भाषाएं, इसके साथ साथ ऊर्जा, आवास, शहरी विकास, जल, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, इंडस्ट्री, आबकारी, स्वास्थ्य और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को विशेष तौर पर आवंटित नहीं किए गए। अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद यह संकेत मिल रहा है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना को दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन उसके पहले ये दोनों विभाग फिलहाल किसी मंत्री को दे दिए जाएंगे। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने शराब कानून में बदलाव कर ठेकेदार को फायदा पहुंचाया और उसका परसेंटेज बढ़ा दिया। जांच में जो अब तक सूत्रों से मिल रही है जानकारी, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो शराब ठेका दिया गया है उसमें ठेकेदारों का परसेंटेज बढ़ा दिया गया है और वो परसेंटेज घूम कर दूसरे तरीके से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास आ रहा है। सीबीआई के घर से, सिसोदिया के घर से सीबीआई ने कुछ डॉक्यूमेंट लिए, मेल का डेटा लिया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत 15 आरोपियों के नाम भी शामिल किए हैं। तो वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए। 2017 में सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह केस किया था। सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश से 10 करोड़ रुपए वसूलने के भी आरोप लगे। साथ ही जैन पर जेल में मसाज कराने का भी आरोप है। जेल में वीवीआईपी सुविधा मिलने का भी सत्येंद्र जैन पर आरोप है। और आपने देखा कि जब सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे तो उनको किस तरीके से होटल्स का खाना दिया जाता था, ये तमाम वीवीआईपी सुविधाएं दी जाती थी। और एमसीडी चुनाव के ठीक एंड पहले ये सारी चीजें आई थी। आज मनीष सिसोदिया के इस्तीफे से पहले सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी गई थी, मनीष सिसोदिया गए थे और वहां पर यह उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस मसले में उनको राहत मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी, सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो फिर मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया 5 दिनों से सीबीआई के रिमांड पर हैं। और यह भी मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। और बार बार बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही थी कि अन्ना के आंदोलन से निकले हुए ये नेता, सत्याग्रह से निकले हुए नेता किस तरीके से असत्य की मूर्ति बने हुए,
क्योंकि अन्ना के आंदोलन में ये तमाम चेहरे थे, ये वही चेहरे थे जो नैतिकता की बात करते थे, जो राजनीति में अपराधीकरण के पूरी तरह से खिलाफ थे, जो राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे। और जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जांच की और तमाम तथ्य और सबूतों के आधार पर उन्हें रिमांड पर लिया, फिलहाल वो गिरफ्तार हैं, बावजूद इसके इस्तीफा नहीं दिया गया। तो नैतिक तौर पर दबाव मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर आ गया और अरविंद केजरीवाल ने आज यह निर्णय लिया कि दोनों मंत्री से इस्तीफा लिया जाए, लिहाजा दोनों मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह बात अलग है क्योंकि आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि केंद्र की सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और जहां जहां उनके विपक्ष की सरकारें, उदाहरण के तौर पर आम आदमी पार्टी की स्थिति आपने देख ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, तमाम सारे लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि साहब हम दूसरी बार जीत कर आ गए, बीजेपी दूसरी बार चुनाव हार गई दिल्ली में, तो वो ऐसे नहीं जीत सकती, लिहाजा हमको वो ऐसे हराने की कोशिश कर रही है। एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का बहुमत आ गया और आपने देखा कि कुछ दिनों पहले किस तरीके से एमसीडी दंगल बन गया था। मेयर आम आदमी पार्टी का नहीं बन पा रहा था, जो नॉमिनेट जिन्हें एल्डरमैन कहते हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, बावजूद उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा था। आम आदमी पार्टी कोर्ट चली गई, कोर्ट से उसे राहत मिल गई और उसके बाद आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया। उसके बाद कुछ और मनोनीत यानी कि स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी की होती है जो कि सबसे पावरफुल होती है, उसके चुनाव हो गए और जब उसके चुनाव हुए तो आपने देखा कि किस तरीके से वहां लात घूसे जूते चले। देश की राजधानी दिल्ली जो पूरे देश में एक संकेत देने की कोशिश करती है राजनीतिक सुचिता का या फिर देश की राजनीति का, क्योंकि संसद भी यहीं पर है, सरकार भी यहीं पर है, उसकी तस्वीर पूरे देश में देखिए किस तरीके से आ रही है। और इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता यह कहते हैं कि केंद्र की सरकार बीजेपी की है और वो एजेंसियों का, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर कर हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जनता ने उनका साथ नहीं दिया और वहां पर वो हार गए, तो एजेंसियों के जरिए हमें वो हराना चाहते हैं, हमें वो बदनाम करना चाहते हैं, हमें हटाना चाहते हैं। ये बात दिल्ली की है। अब अगर उनकी इस बात पे गौर किया जाए तो दूसरे राज्यों में भी चलते हैं। पश्चिम बंगाल में हम चलते हैं, ममता बनर्जी भी इसी तरह का आरोप लगा रही कि किस तरीके से वहां पर ईडी और इनकम टैक्स एक्टिव है। अभिषेक, उनकी बहू या तमाम मंत्री, आपने पार्थो को देखा। लेकिन जनाब, जब आपके घर पर सैकड़ों करोड़ रुपए मिलेंगे और वहां पर कई नोट गिनने की मशीनें लाई जाएंगी, तो मतलब भ्रष्टाचार तो है। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा कि किस तरीके से तमाम कांग्रेस के नेता, कोल स्कैम में कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, वो भी ईडी की गिरफ्त में है। राजस्थान में हम चलते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री के बेटे और तमाम कांग्रेस के नेताओं पर भी ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाइयां हो रही है। अखिलेश यादव भी यही बात उठा रहे हैं। तो संपूर्ण विपक्ष इस बात का जिक्र कर रहा है कि क्या बीजेपी की सरकार जहां जहां है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बाकी जितनी भी जगह बीजेपी की सरकारें हैं, क्या वहां पर करप्शन नहीं हो रहा? क्या वहां पर कोई भी नेता भ्रष्ट नहीं है? सब राजा हरिश्चंद्र हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लगातार उन राज्यों से भी भ्रष्टाचार और करप्शन की शिकायतें आ रही, इस बात की जानकारियां आ रही। लेकिन ईडी और इनकम टैक्स या तमाम दूसरी एजेंसियों को वहां पर जो सक्रिय होना चाहिए, उतनी सक्रियता वहां नहीं है। और जब उतनी सक्रियता वहां नहीं है तो विपक्ष जो सवाल उठाता है, वो सवाल लोगों के जहन में आता है और लोगों को मौका मिलता है, लोग इसकी चर्चा करते हैं और सड़क से संसद तक इसकी चर्चा हो रही है। बात अडानी की भी आ जाती है, क्योंकि विपक्ष अडानी को भी मुद्दा बना रहा है
और वो कहता है कि साहब एक शख्स जो किस तरीके से, जिसने उद्योग जगत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक परचम लहराया और उस परचम के जरिए वो कैसे शिखर पर पहुंच गया, जिस बात को लेकर विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा था, और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो कैसे वो उद्योगपति जमीन पर आकर धड़ाम से गिर गया, देश के करोड़ों लोगों का रुपया डूब गया, किस तरीके से इस बात की चोट एलआईसी और एसबीआई को लगी, शेयर बाजार को लगी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने देखा कि सड़क से संसद तक किस तरीके से इसमें विरोध प्रदर्शन हुआ। फिलहाल अभी स्थगित है सदन, फिर शुरू होगा अगला पार्ट, वहां पर फिर वही होगा। और कांग्रेस 6 तारीख को फिर पूरे देश भर में ब्लॉक स्तर पर अडानी को लेकर मुद्दा बना रही है। तो जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो फिर चर्चा लाजमी है। कई नेता ऐसे हैं बीजेपी की सरकारों के, किसी भी राज्य के, जिन पर ऊपर हजारों करोड़ के आरोप लगे, रिश्वत लेने के आरोप लगे, और तमाम एजेंसियों में वो प्रूफ भी हैं, लेकिन वो पद पर बने हुए हैं, वो जेल में नहीं जाते। तो इसलिए ये तमाम तरह की चीजें उठती हैं, सवाल उठते हैं। लेकिन देखिए, धुआं जहां होता है आग वहीं पर लगती है। अगर 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 कुछ ऐसे सबूत सीबीआई को मिले हैं, कुछ ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं, तभी तो आप जेल में हैं। ये बात अलग है, ये छोड़ दीजिए कि अपना पराया भी देखा जा रहा है, लेकिन कहीं तो गलती है, कहीं तो कमी है। अगर पश्चिम बंगाल में पार्थो जो कि मंत्री रहे हैं, उनके घरों पर अगर करोड़ों रुपए कैश पड़े हुए, तो आप फिर बच नहीं सकते। आप ये कह नहीं सकते कि जनाब मुझ पर कार्रवाई क्यों की जा रही है, उन पर क्यों नहीं की जा रही। आप पे इसलिए किया जा रही है क्योंकि आप रंगे हाथों पकड़े गए। अपराधी तभी है जब वो पकड़ा जाता है, और जब तक वो भले ही अपराध कर रहा है और वो पकड़ा नहीं गया तो अपराधी नहीं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात कि जिस बात का कोर्ट में जिक्र किया गया, उसमें यह कहा गया कि जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में बदलाव किया गया, और इसका फायदा, इसका बेनिफिट मनीष सिसोदिया को मिला है। मनीष सिसोदिया के वकील कृष्णन कहते हैं कि जनाब मई 2021 में हम ये पॉलिसी लेकर आए थे, और इस पॉलिसी में हमने बदलाव भी किया था। अगर ये गलत थी तो एलजी ने इस पर हस्ताक्षर क्यों किए, और हमारी इस पॉलिसी को उन्होंने स्वीकार क्यों किया। वो इसे नकार सकते थे, वो इसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन बात अब बढ़ गई, और ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया अभी कई दिनों तक सीबीआई की कस्टडी में, या उसके बाद हो सकता है कि वो जेल चले जाएं, या हो सकता है क्योंकि 10,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया गया है। पैसा कहां है? पैसा तो मिला नहीं, और वही इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप मेरे घर पहुंच गए, आप मेरे गांव पहुंच गए, आपने मेरे लॉकर खंगाल लिए, पैसा तो मिला नहीं। हो सकता है कि सबूतों के अभाव में और वो कोर्ट चले जाएं तो उन्हें राहत मिल जाए, वो छूट जाएं। और जब ऐसा होगा तो अगर जल्दबाजी में यह कार्रवाई हुई है तो एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट बनेगा, बड़ा पॉलिटिकल स्टंट बनेगा, और आम आदमी पार्टी इसमें माहिर है। आपने देखा 2 बार दिल्ली में सरकार बनाई है, पंजाब में सरकार बना ली है। हाल ही में उद्धव ठाकरे जब परेशान थे, उनके हाथ से निशान उनका छिन गया, चुनाव चिन्ह, तो अरविंद केजरीवाल उनके घर पहुंचे और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों में चुनाव है, 9 राज्यों में चुनाव है। इतना आसान नहीं है। आपने सुना होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर आप चुनाव जीत जाओगे, आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2024 इतना आसान नहीं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी चल रहा है, कई सारी चीजें सामने दिख रही हैं, और इंतजार करना पड़ेगा कि इसका पटाक्षेप क्या होता है। और जो पटाक्षेप होगा, महाभारत 2024 की वहीं से शुरू होगी।